जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सौरभ जैन और आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल पुलिस पाठशाला में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि फॉरेस्ट रेंजर क्या होता है, उसकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं, उसकी पावर क्या होती हैं और उसको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि फॉरेस्ट रेंजर बनते कैसे हैं, जो राज्य वन सेवा की परीक्षा जिसके माध्यम से फॉरेस्ट रेंजर का चयन होता है, उसकी तैयारी कैसे की जाए, उसके लिए किन योग्यताओं की आवश्यकता होती है, उसके परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होता है, कार्यक्रम क्या होता है और तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए, ये आज हम इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। लास्ट लेक्चर में मैं आपको फॉरेस्ट रेंजर को मिलने वाली फैसिलिटी को बताना भूल गया था। तो फॉरेस्ट रेंजर को फैसिलिटी की बात की जाए तो उसको डीएसपी के इक्विवेलेंट जितनी भी फैसिलिटीज़ होती हैं सब प्रोवाइड की जाती हैं। उसको एक कार जो कि एक बोलेरो या स्कॉर्पियो होती है वो प्रोवाइड की जाती है। साथ ही इसको एक ड्राइवर, एक खाना बनाने वाला और एक पर्सनल जो सर्वेंट होता है वो मिलता है। और इसके अलावा उसका एक बहुत अच्छा ऑफिस होता है जहाँ पे वो अपना पूरा काम करता है। और चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि राज्य वन सेवा परीक्षा का परिचय जान लेते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा राज्य वन सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाता है और इसके माध्यम से दो पदों, सहायक वन संरक्षण संरक्षक, कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एवं वन क्षेत्रपाल या फॉरेस्ट रेंजर का चयन किया जाता है। परीक्षा का आयोजन खाली पदों पर निर्भर करता है, इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि हर वर्ष परीक्षा का आयोजन किया जाए। जैसे 2017 में देखा जाए तो 150 पद थे, 2018 में देखा जाए तो 100 पद थे और 2019 में रेंजर का एक भी पद था नहीं था, लेकिन एसीएफ के 6 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। अगला है, इस परीक्षा में सहायक वन संरक्षक के पद 10 के आसपास तथा रेंजर के पद अधिक होते हैं। राज्य वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा को ही माना जाता है। मतलब एमपीपीएससी की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा ही की जो दोनों प्रश्न पत्र होते हैं उसके प्राप्तांकों के आधार पर ही राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा के लिए चयन किया जाता है। अगर सामान्य शब्दों में कहा जाए तो एमपीपीएससी सिविल सर्विस का जो प्री होता है उसके थ्रू ही स्टेट फॉरेस्ट सर्विस के मेंस एग्जाम के लिए सिलेक्शन किया जाता है। मुख्य परीक्षा के लिए कुल पदों के 15 गुना एवं साक्षात्कार के लिए कुल पदों के 3 गुना अभ्यर्थी चयनित किए जाते हैं। सहायक वन संरक्षक का पद रेंजर से एक पद ऊपर होता है। इसके बाद आयु सीमा की बात की जाए तो भर्ती वाले वर्ष की 1 जनवरी को 21 वर्ष से अधिक और 33 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग को 2 वर्ष और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को 5 वर्ष अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाती है। 2018 के बाद में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो वर्दीधारी पोस्ट होती हैं उसके बारे में काफ़ी कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है, कुछ नए नियम हैं। और इस नियम जब नया नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बारे में जो स्पष्ट जानकारी है वो उसी नोटिफिकेशन में होगी, इसलिए आयु सीमा में छूट के बारे में मैं कुछ ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाऊँगा आपसे। इसके बाद शारीरिक मापदंड की बात की जाए तो ऊंचाई जो होती है वो अनरिजर्व, ओबीसी और एससी इन कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी के लिए 163 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थी के लिए 150 सेंटीमीटर आवश्यक होती है। और जो एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो पुरुष अभ्यर्थी के लिए 152 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थी के लिए 145 सेंटीमीटर हाइट होना जरूरी होता है। सीने की परिधि की बात करें तो 79 सेंटीमीटर पुरुष के लिए और महिला के लिए 74 सेंटीमीटर होती है और इसमें 5 सेंटीमीटर का न्यूनतम विस्तार होना चाहिए। और न्यूनतम विस्तार के बाद जो सीने की माप होती है वो 84 सेंटीमीटर पुरुष के लिए और 79 सेंटीमीटर महिला के लिए होनी चाहिए। इसके बाद शारीरिक क्षमता परीक्षण की बात की जाए तो इसमें 25 किलोमीटर की पैदल चाल होती है जो पुरुषों को 4 घंटे में और महिलाओं को भी 4 घंटे में 16 किलोमीटर की पैदल चाल को पूरा करना होता है। इसके बाद में शैक्षणिक योग्यताओं की बात की जाए, सबसे कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन यही होता है। उस वीडियो के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा कि उनके पास ये डिग्री है तो क्या वो इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है, तो आप इस चीज़ को ध्यान से देख लें। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान, साइंस, अभियांत्रिकी, इंजीनियरिंग, कृषि, एग्रीकल्चर, वानिकी, फॉरेस्ट्री में स्नातक उपाधि ग्रेजुएशन किया हो। सभी योग्यताएं आवेदन करने की तिथि से अंतिम तिथि से पहले प्राप्त की जानी अनिवार्य हैं। साथ ही स्नातक या ग्रेजुएशन में निम्न में से कोई एक विषय लिया जाना अनिवार्य है। एक, भौतिक शास्त्र फिजिक्स, रसायन शास्त्र केमिस्ट्री, प्राणी शास्त्र जूलॉजी, वनस्पति शास्त्र बॉटनी, भूगर्भ शास्त्र जूलॉजी,
गणित या मैथमेटिक्स, सांख्यिकी या स्टैटिक्स, वानिकी या फॉरेस्ट्री, कृषि मीन्स एग्रीकल्चर, उद्यानिकी मीन्स हॉर्टिकल्चर, यांत्रिकी मीन्स इंजीनियरिंग, और इंजीनियरिंग भी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में किया होना आवश्यक है। इस ही क्षेत्र के लोग इस परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं। आरक्षण मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को दिया जाने वाला जो आरक्षण है वो यहाँ भी मान्य होगा, लेकिन महिला अभ्यर्थियों के लिए पृथक से किसी भी आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है तथा वह महिला जो है वो अपने श्रेणी के पुरुष आवेदक के समान आरक्षित श्रेणी के है तो आरक्षित में, अनारक्षित है तो अनारक्षित श्रेणी में आवेदन कर सकती है। और आरक्षण सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही प्रदान किया जाएगा, अन्य राज्यों के निवासियों को अनारक्षित श्रेणी में ही आवेदन करना होगा। इसके बाद आयु सीमा में छूट की बात की जाए तो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय सेवक, निगम, मंडल, स्वायत्त शासी संस्था, नगर सैनिक, महिलाओं तथा वन विभाग की भर्ती का अनुसरण करते हुए भर्ती किए गए कर्मचारियों को अधिकतम आयु सीमा में नियम अनुसार छूट प्रदान की जाएगी, जो शासकीय कर्मचारियों को 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाती है। ये जब नया नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें और स्पष्ट तरीके से मैं बता पाऊंगा। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा प्रायोजित अंतरजातीय विवाह योजना के अधीन पुरस्कार प्राप्त सवर्ण उम्मीदवार को, जो सवर्ण उम्मीदवार है वो किसी अंतरजातीय विवाह योजना के अंतर्गत अगर पुरस्कृत होता है तो उसको भी 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाती है। विक्रम पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति को 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट नोट हैं। सबसे पहला है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत अधिकतम लाभ वाली किसी एक छूट का ही लाभ लिया जा सकता है, चाहे आप आरक्षण में चाहे एज का लाभ ले लें या पदों के आरक्षण का लाभ ले लें या किसी एक छूट का ही लाभ लिया जा सकता है। दूसरा, आरक्षण का लाभ केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही मिलेगा। तीसरा, शासकीय सेवक की छूट प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा से साक्षात्कार के दौरान शासकीय सेवा में होना आवश्यक है। वो ऐसा नहीं हो सकता कि प्री एग्जाम अगर क्वालिफाई करता है वो जॉब छोड़ दे तो उसको जो शासकीय सेवक होने पर जो छूट प्रदान की जाती थी वो छूट उसको प्रदान नहीं की जाएगी। चौथा है, जन्म तिथि केवल 10वीं 12वीं या समकक्ष मार्कशीट में दर्ज ही मान्य होगी, इसके अलावा कोई अन्य दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके बाद अनुबंध की बात की जाए तो अगर चयनित अधिकारी प्रशिक्षण बीच में छोड़ता है तो उसे प्रशिक्षण का समस्त खर्च देना होगा, जो लगभग 11 लाख रुपए का होता है। प्रशिक्षण के उपरांत अधिकारी को विभाग में 5 वर्ष की अनिवार्य सेवा देनी होगी। जब भी कोई अभ्यर्थी प्रशिक्षण के लिए जाता है तो उससे पहले उससे 11 लाख रुपए का बॉन्ड भरवा लिया जाता है, और अगर कोई प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण बीच में छोड़ता है तो उसको वो 11 लाख रुपए पहले विभाग को चुकाने होते हैं। उसके बाद उसे उसके रिजाइन को एक्सेप्ट किया जाता है, मान्य किया जाता है। इसके बाद चयन प्रक्रिया की बात की जाए तो चयन प्रक्रिया 4 चरणों में पूरी होती है। सबसे पहला चरण होता है राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा, जो एमपीपीएससी सिविल सर्विस का प्री होता है, वही इसकी प्री एग्जामिनेशन माना जाता है। राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा के चयन हेतु राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर इसका चयन किया जाता है, और ये परीक्षा 400 अंकों की होती है। 200 अंकों के 2 प्रश्न पत्र होते हैं 2-2 घंटे के, और ये OMR शीट आधारित होती है, मतलब ऑफलाइन होती है। इसके बाद राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा की बात की जाए तो ये ऑनलाइन होती है, जिसमें 2 पेपर होते हैं। इसके बाद तीसरा चरण आता है शारीरिक क्षमता परीक्षण का। इसमें पुरुष 25 किलोमीटर और महिला 16 किलोमीटर की पैदल चाल 4 घंटे में पूरी करते हैं। चौथा आता है स्वास्थ्य परीक्षण का, जिसमें राज्य शासन के द्वारा चिकित्सा मंडल के द्वारा परीक्षण किया जाता है। और 5वां आता है एमपीपीएससी के द्वारा साक्षात्कार का। ये चरण क्रमानुसार होते हैं। अगर कोई भी अभ्यर्थी किसी भी चरण में अगर फेल हो जाता है तो उसको फेल माना जाता है, वो अगले चरण के लिए एलिजिबल नहीं होता है। अगर कोई शारीरिक क्षमता परीक्षण में भी फेल हो जाता है या स्वास्थ्य परीक्षण में फेल हो जाता है तो उसको साक्षात्कार के लिए बुलाया नहीं जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं प्रथम चरण की। अब डिटेल में बात करते हैं तो आप सब लोग अगर पीएससी की तैयारी कर रहे होंगे तो उनको प्री एग्जामिनेशन के सिलेबस का पता होगा। राज्य लोक सेवा आयोग के प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न पत्र दोनों के नंबरों को जोड़कर जो मेरिट बनाई जाती है उसके आधार पर ही राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थी का चयन किया जाता है।
इसमें दोनों प्रश्न पत्र 200 अंकों के होंगे और इसमें परीक्षा OMR चीट आधारित अथवा ऑफलाइन होगी। इसका सिलेबस देखा जाए तो प्रथम प्रश्न पत्र का सिलेबस में देखा जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था, भूगोल, राजनीति, इतिहास, कला, विश्व की भूगोल की सामान्य जानकारी, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, इतिहास, भूगोल, राजनीति, खेल, साहित्य आदि, खेल संबंधी जानकारियां, महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं से संबंधित प्रश्न आदि पूछे जाते हैं। इसके अलावा दूसरे प्रश्न पत्र की बात की जाए, इसको सीसेट भी कहा जाता है। इसमें सामान्य मानसिक योग्यता या रीजनिंग, अभिवृत्ति या मैथ जो 10वीं स्तर तक की होती है ये पूछी जाती है। इसके साथ साथ निर्णय पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं और कुछ कुछ हिंदी व्याकरण के प्रश्न जो उनकी कवियों की रचना है वो भी कभी कभी पूछ ली जाती है। इसको अच्छे से तरीके से समझने के लिए आप MPPSC के पुराने जो क्वेश्चन पेपर हैं पिछले साल के उसको देख सकते हैं। इसके बाद नोट है, प्रश्न पत्र में पदों की संख्या के 15 गुना अभ्यर्थी प्रथम चरण में जो 15 गुना अभ्यर्थी होते हैं वो दूसरे चरण के लिए चुने जाते हैं। 15 गुना का मतलब होता है कि जो कुल पदों की संख्या है उसका 15 गुना। और दूसरे दोनों प्रश्न पत्र के नंबर से चयन इसमें होता है। ये भी ध्यान रखना है कि PSC जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होता है उसमें सिर्फ पहले पेपर के नंबरों से सिलेक्शन होता है, दूसरा सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। लेकिन अगर स्टेट फॉरेस्ट सर्विस के लिए देखा जाए तो इसमें दोनों जो पेपर होते हैं उनके नंबरों को जोड़ा जाता है। इसलिए इसमें जो पहला प्रश्न पत्र होता है थोड़ा टफ होता है, इसमें अगर मैक्सिमम कट ऑफ देखा जाए तो 70 ही जाता है। और दूसरा इतना सरल होता है कि अगर आप चाहें तो इसमें आराम से 95% तक गेन कर सकते हैं। और अगर आपको स्टेट फॉरेस्ट सर्विस के लिए सिलेक्ट होना है तो इसमें चूंकि कम पोस्ट होती है इसलिए इसका कट ऑफ ज़्यादा जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि दूसरे प्रश्न पत्र में आपके कम से कम 85% से ऊपर नंबर होने ही चाहिए, तब आप गारंटी से सोच सकते हैं कि आपका सिलेक्शन स्टेट फॉरेस्ट सर्विस के लिए हो ही जाएगा। तो आपको सेकंड पेपर जो है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके बाद द्वितीय चरण की बात की जाए मुख्य परीक्षा की, तो यह परीक्षा ऑनलाइन आधारित बस प्रकार की होगी। ऑब्जेक्टिव होते हैं इसमें, पहले सब्जेक्टिव हुआ करती थी 2017 में जब मैंने दिया था, और उसके बाद इसको फिर ऑनलाइन भी कर दिया गया और साथ में इसको फिर से बाकी पूरा सिलेबस चेंज कर दिया, डिस्क्रिप्टिव से इसको ऑब्जेक्टिव कर दिया गया और 4 पेपर से 2 पेपर कर दिए गए इसके। तो सिर्फ 2 ही पेपर होते हैं और इसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र की अवधि 2 घंटे की होती है। और न्यूनतम अंकों की बात की जाए तो सामान्य वर्ग का उम्मीदवार होगा उसको 40% और जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोग होंगे उनको 30% तक अंक प्राप्त करने जरूरी होते हैं। और एक और चीज़ अगर ध्यान देने वाली बात है कि इस पत्र में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर पेपर 1 देखा जाए तो इसका सिलेबस सामान्य अध्ययन, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, प्रारंभिक गणित, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी पूछी जाएगी। 100 प्रश्न होते हैं और अंक होते हैं 200। पेपर 2 देखा जाए तो इसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण पूछा जाता है, जिसमें प्रश्न होते हैं 100 और अंक होते हैं 200। इसके बाद अगर आपका मेंस एग्जामिनेशन होता है फिर उत्तर कुंजी आंसर की जो आयोग होता है वो अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करता है। इसके बाद आप उससे आंसर को मिला सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई आपत्ति है तो आपत्ति आप उस पर दर्ज करा सकते हैं। आपको लगता है कि आपका उत्तर सही है, आयोग की आंसर शीट जो है उसमें कोई गलत है, तो आप आपत्ति जता सकते हैं। आपत्ति जताने की प्रोसेस क्या होगी मैं आपको बताता हूँ। आयोग आंसर की अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा। प्रति प्रश्न आपत्ति हेतु 100 रुपये तथा पोर्टल चार्ज अलग से लगेगा, जो किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। इसके लिए एक समिति गठित होगी जो निम्न पर विचार करेगी और कार्रवाई करेगी। ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर कुंजी में तो गलत है लेकिन अगर वो विकल्प में है और सही है तो कुंजी को संशोधित किया जाएगा। और दूसरी कंडीशन ये आती है कि आपत्तियों के आधार पर निम्नलिखित अनुसार पाए गए प्रश्नों को प्रश्न पत्र से विलोपित अर्थात डिलीट किया जाएगा। कौन कौन से प्रश्न पत्र हैं वो डिलीट किए जाएंगे। सबसे पहला है ऐसे प्रश्न जिनके दिए गए विकल्पों में से कोई सही उत्तर ना हो। दूसरा, ऐसे प्रश्न जिनके दिए गए विकल्पों में से एक से अधिक उत्तर सही हो। तीसरा है ऐसे प्रश्न पत्र जिनके हिंदी एवं अंग्रेजी अनुवाद में भिन्नता हो। और नोट अगर देखा जाए तो मुख्य परीक्षा के द्वारा कुल जो पद होते हैं उनके 3 गुना अभ्यर्थी साक्षात्कार अथवा इंटरव्यू के लिए चयनित किए जाएंगे। और एक और बहुत सरप्राइजिंग बात है कि प्रश्नों के हिंदी अनुवाद और अंग्रेजी ट्रांसलेशन में अंतर होने पर हिंदी ट्रांसलेशन ही मान्य होगा। ये आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, क्लियरली दिया है। बाकी जनरली होता यह है कि इंग्लिश ट्रांसलेशन मान्य होता है, लेकिन इसमें हिंदी ट्रांसलेशन को मान्य किया गया है। इसके बाद तृतीय चरण देखा जाए तो 4 घंटे की पैदल चाल होती है, जो पुरुषों को 25 किलोमीटर और महिलाओं को 16 किलोमीटर में करनी होती है। लेकिन इसको आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें।
इसमें अगर मैं बताऊं तो ये होती है कि अगर आप अपनी जितनी फुल स्पीड से आप चल सकते हैं, अगर कंटिन्यू आप 4 घंटे चलते हैं तब जाके आप 25 किलोमीटर सही समय में पूरा कर पाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आधे घंटे अगर पहले पहुंचे तो आपको 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा और लगभग आधा किलोमीटर या 1.25 किलोमीटर आपको दौड़ना पड़ेगा। नहीं तो आपको जितनी आपकी क्षमता है पूरी क्षमता से अगर आप पैदल चलते हैं पूरे 4 घंटे लगातार, तो आप 10 मिनट पहले इसको पूरा कर सकते हैं। इसलिए इसको बिल्कुल हल्के में ना लें, इसकी प्रैक्टिस करते रहें और एक बार फिजिकल से पहले अपना टेस्ट ज़रूर कर लें, जिससे आपको अपनी क्षमता का अनुमान हो जाएगा। इसके बाद स्वास्थ्य परीक्षण की बात की जाए तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चरण होता है। इसमें बहुत सारे उम्मीदवार जो होते हैं वो प्री वुमेंस को क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे और फिजिकल को भी क्वालिफाई कर लेते हैं और यहाँ पे उनको बाहर कर दिया जाता है। तो अगर आप टेस्ट अगर आप दे रहे हो, आपको कोई ऐसी दिक्कत है तो पहले से चेक करा लें। उम्मीदवार की ऊंचाई एवं सीने के मापदंड, श्रवण शक्ति, दृष्टि परीक्षण व वन विभाग में आउटडोर वर्क हेतु न्यूनतम शारीरिक मापदंड नापे जाएंगे। इसमें सबसे जो टफ बात होती है वो होती है ऊंचाई। अगर ऊंचाई आपकी 1 भी इंच कम है तो आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और सीने का मापदंड जो कि स्पष्ट रूप से दिखता है तो आप उसमें ध्यान रखें। अगर आप की ऊंचाई सही है तो ही आप अप्लाई करें, वरना आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसके बाद इसमें ब्लड प्रेशर, ECG, HIV एड्स, शुगर, कलर ब्लाइंडनेस, आई साइट, फ्लैट फुट, लॉक्ड नी, सर्जिकल टेस्ट आदि किए जाते हैं और वो टेस्ट बहुत ही सीरियसली किए जाते हैं। इसमें बिल्कुल भी ढील नहीं दी जाती। और स्वास्थ्य परीक्षण सामान्यतः इंदौर के किसी शासकीय अस्पताल के मेडिकल बोर्ड के डॉक्टरों की अनुपस्थिति में किया जाता है। साक्षात्कार की बात की जाए तो मुख्य परीक्षा में चयनित उम्मीदवार का राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा इंदौर मुख्यालय में साक्षात्कार लिया जाएगा। कुल पदों के 3 गुने अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के द्वारा साक्षात्कार के लिए चयनित किया जाता है। मैं पहले भी बता चुका हूं। और साक्षात्कार में क्या पढ़ें, तो साक्षात्कार में सामान्यतः अभ्यर्थी के बायोडेटा, उसकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि, विशेषकर पर्यावरण, पेड़ पौधों तथा उनके उपयोग एवं गुणों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। खासकर आप जहाँ के अपना बायोडाटा पहले तैयार कर लें, आपके बायोडाटा के एक पॉइंट को बहुत अच्छे से डिटेल में तैयार कर लें। इसके बाद आप जहाँ के हैं, आपके आसपास कौन से जंगल पाए जाते हैं, जंगलों में कौन कौन से किस टाइप का जंगल है, किस टाइप के पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे के अलावा किस टाइप के उसमें फल होते हैं, किस पेड़ की क्या पहचान होती है। सागौन होता है तो सागौन की पत्ते देख के कैसे पहचान सकते हैं, सागौन का सूखा पत्ता है तो कैसे पहचान सकते हैं, उसके पत्तों में जालियाँ जो होती हैं वो क्यों होती हैं, ऐसे कौन से पेड़ होते हैं जो जिनमें फूल होते हैं, ऐसे कौन कौन से पेड़ हैं जिनमें औषधीय गुण होते हैं, औषधीय गुण क्यों होते हैं, पत्थर चटा है तो पत्थर चटा को पत्थर चटा क्यों कहते हैं। तो इस टाइप के कुछ एग्जाम्पल हैं क्वेश्चंस के जो मुझसे पूछे गए थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इंटरव्यू में जाने से पहले बहुत अच्छे से डिटेल में तैयार कर लें। इसके बाद अंतिम चयन व उसके बाद की प्रक्रिया। मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार के नंबरों को मिलाकर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और उनके पदों की संख्या, आरक्षण व्यवस्था आदि के आधार पर अंतिम चयनित अभ्यर्थियों की लिस्ट तैयार की जाती है और उसे आयोग की वेबसाइट पर साक्षात्कार के लगभग 15 से 20 दिनों के अंदर रिजल्ट बनाकर घोषित कर दिया जाता है। और जो रिजल्ट होने के बाद जो अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवार हैं उनको सतपुड़ा भवन भोपाल में दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाता है और साथ ही साथ उनका पुलिस के द्वारा गोपनीय सत्यापन भी करवाया जाता है। सतपुड़ा भवन के द्वारा चयनित अभ्यर्थी की सूची देहरादून के प्रशिक्षण मुख्यालय भेजी जाती है और वह विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में सीटों की उपलब्धता के आधार पर अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण हेतु भेजता है, जहां पर प्रशिक्षणार्थी को 18 महीने की प्रशिक्षण की अवधि अच्छे से पूरी करनी होती है। इसके बाद हम लोग मुख्य परीक्षा को डिटेल में पढ़ते हैं। तो मुख्य परीक्षा के पैटर्न, उसकी तैयारी की रणनीति की बात करते हैं। इसमें हम लोग जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर था, जब सिलेबस चेंज हुआ 2018 का, तो मैंने उसके मेंस के दोनों क्वेश्चन पेपर का डिटेल एनालिसिस किया है और मैं एक डिटेल एनालिसिस बहुत ही कम समय में आपके सामने पेश करूंगा, जिसमें किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, जिससे आप समझ सकें और आप अपनी तैयारी की अच्छी रणनीति बना सकें। साथ ही साथ मैंने हर टॉपिक के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, यूजफुल बुक हैं, वो आपको बताई हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है उसमें सामान्य ज्ञान, इंग्लिश, हिंदी और गणित, ये 4 भाग पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले सामान्य ज्ञान की बात की जाए तो 100 में से 50 प्रश्न जो होते हैं वो सामान्य ज्ञान के होते हैं। इसमें मध्य प्रदेश से 12 क्वेश्चन आए थे जो बहुत ही सरल लेवल के थे और इनका स्तर बहुत सरल था। ज्योग्राफी से 6 क्वेश्चन, ये भी बहुत सरल थे। पूरी की पूरी जो जनरल नॉलेज है पूरा सरल था। पॉलिटी के लिए पॉलिटी से 7 क्वेश्चन,
हिस्ट्री से 7 क्वेश्चन, इकोनॉमी से 8, एनवायरनमेंट से 5 और स्पोर्ट्स से 4 प्रश्न पूछे गए थे। स्तर बहुत ही सरल था, आप आसानी से इसकी तैयारी कर सकते हैं और इसमें आप आसानी से नंबरों प्राप्त कर सकते हैं। ये एक ऐसा भाग है जिसमें अगर आप अच्छे नंबर प्राप्त करते हैं तो आप मेरिट लिस्ट में जाने के बहुत करीब हो जाते हैं। इसमें उपयोगी पुस्तकें हैं, अगर एमपी के लिए देखा जाए तो महावीर प्रकाशन की एक बुक आती है, वो भी बहुत अच्छी है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप आती है, ऑब्जेक्टिव टाइप भी आती है और 1 लाइन फैक्ट भी आती है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और पर्यावरण के लिए जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो शंकर आईएएस के नोट्स का यूज़ कर सकते हैं, और जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो परीक्षा वाणी की एक छोटी बुक आती है उसका यूज़ कर सकते हैं। भूगोल के लिए 6वीं से 12वीं तक की एनसीईआरटी का यूज़ किया जा सकता है, इससे आपका लगभग पूरा काम हो जाएगा। और साथ ही साथ भूगोल के लिए आप ल्यूसेंट की जो एक बुक होती है 1 लाइन फैक्ट वाली, उसका भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी काफ़ी यूज़फुल होगी। इतिहास की बात की जाए तो इतिहास की शिवलाल की 12th क्लास की जो एमपी बोर्ड की बुक है वो बहुत ही अच्छी है। उसमें एक कहानी के रूप में आपको पूरी हिस्ट्री मिल जाती है, प्राचीन काल से आधुनिक काल तक एक ही बुक में मिल जाती है सब चीज़ जानकारी, तो आप चाहें तो उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ में आपको ल्यूसेंट भी यूज़ करनी पड़ेगी। राजनीति विज्ञान के लिए ल्यूसेंट बहुत है, क्योंकि जो प्रश्न पूछे गए हैं वो इसी स्तर के पूछे गए हैं। और खेल के लिए आपको ल्यूसेंट तो पढ़नी पड़ेगी, ल्यूसेंट का जो विविध होता है वो, साथ ही साथ आपको 6 महीने का करंट अफेयर्स कम से कम तैयार करके जाना पड़ेगा। इसके बाद इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश से 20 प्रश्न आए थे। इसमें सिंगुलर और प्लूरल से 1 क्वेश्चन, पार्ट ऑफ स्पीच से 2, एक्टिव पैसिव वॉइस से 2, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 1, स्पेलिंग करेक्शन से 1, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से 2, टाइप ऑफ सेंटेंस जिसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, उससे 1, आर्टिकल से 1, प्रीपोजिशन से 3, टेंस से 1 और पैसेज से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। पैसेज में खास बात ये थी कि लगभग एक पेज के 5 पैसेज थे, और एक इतने बड़े पैसेज से सिर्फ 1 क्वेश्चन पूछा गया था, और पैसेज का लेवल भी थोड़ा मीडियम से भी ऊपर था, इसलिए आपको इसमें नंबर प्राप्त करने में बहुत ही कठिनाई होगी। तो सबसे पहले आप पूरा प्रश्न पत्र सॉल्व कर लें, उसके बाद ही पैसेज को करने की कोशिश करें। इसकी उपयोगी बुक है पैरामाउंट इंग्लिश की है, पैरामाउंट कोचिंग है, उसकी भी बहुत अच्छी, नीतू सिंह उसकी राइटर है, बुक आती है इंग्लिश ग्रामर की, उसका यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप परफेक्ट इंग्लिश ग्रामर का यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर भी पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, इससे आपको पैसेज रीडिंग में और बाकी जो इनर फाइंडिंग है इसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि जो इंग्लिश ग्रामर की बुक नहीं कर पाएगी वो आपका इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ने का जो नॉलेज है वो आपको काम दे देगा। हिंदी मीडियम वालों के साथ में खासकर यही दिक्कत होती है, वो लोग खासकर से इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ने की, इंग्लिश की कोई बुक है, कोई स्टोरी है, उसको पढ़ने की आदत आप डालें। इसके बाद हिंदी की बात की जाए तो हिंदी के कुल 20 प्रश्न पूछे गए थे। इसमें संधि से 2, समास से 1, कारक से 1, विशेषण से 1, मुहावरे से 1, पर्यायवाची 1, विलोम शब्द 2, हिंदी टू इंग्लिश वर्ड का ट्रांसलेशन करना था इसमें, वो 1, तत्समूह तद्भव से 1 क्वेश्चन पूछे गए थे, वाक्य शुद्धि से 1, शब्द शुद्धि से 1, वाक्य के प्रकार संयुक्त वाक्य है कि मिश्रित वाक्य है, उससे 1, और गद्यांश से 5 प्रश्न पूछे गए थे। और ये गद्यांश भी इंग्लिश गद्यांश के भांति एक पेज के 5 गद्यांश से, और हर गद्यांश से सिर्फ 1 क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है, समय का बहुत ध्यान रखना है इसमें। और इसके लिए उपयोगी जो पुस्तकें हो सकते हैं वो ल्यूसेंट प्रकाशन की हिंदी हो सकती है, या फिर महावीर पब्लिकेशन की एक हिंदी आती है जिसके लेखक चंचल जैन है, ये बहुत ही अच्छी बुक है, MPPSC मेंस के लिए भी अच्छी है और आपके स्टेट फॉरेस्ट सर्विस मेंस के लिए भी बहुत अच्छी है। और हिंदी का जो लेवल था वो बहुत ही सरल था, आप आसानी से इसमें नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद एक जो अगला भाग था वो था पहले प्रश्न पत्र का अगला जो लास्ट भाग है वो गणित है, जिसे 10 प्रश्न पूछे गए थे। उसे लाभ हानि से 1, अनुपात समानुपात से 2, क्षेत्रफल से 1, गुणनखंड से 1, लॉग से 1, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड वाले क्वेश्चन से 1, आयु से 1, साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चन से 1, और कोण या एंगल पता करने वाले उस टाइप के क्वेश्चन से 2 प्रश्न पूछे गए थे। इसमें जो उपयोगी पुस्तक है, बहुत सारी पुस्तकें आती हैं, आप RS अग्रवाल का भी यूज़ कर सकते हैं, अरिहंत प्रकाशन की एक बुक आती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, किरण प्रकाशन की बुक आती है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, आपको जो भी अच्छी लगे उस बुक का आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 में 5 भाग थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर और इन्वायरमेंट। तो फिजिक्स थी, फिजिक्स से 20 क्वेश्चन आए थे, और फिजिक्स काफ़ी टफ लेवल की थी, सबसे अगर कठिन भाग अगर मेंस एग्जामिनेशन में देखा जाए तो फिजिक्स ही थी, जो फिजिक्स 11th और 12th क्लास की थी। और जितने भी क्वेश्चन थे सब न्यूमेरिकल बेस्ड थे, आपको एक
अगर रेजिस्टेंस का वो पूछा जाए तो रेजिस्टेंस इतना है, इंडक्शन इतना है, तो ये फाइंड कीजिए। तो इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन थे पूरे के पूरे न्यूमेरिकल बेस्ड थे। तो अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको 11th या 12th क्लास की जो शिवलाल पब्लिकेशन की बुक है या एनसीईआरटी की बुक है, आप उससे तैयारी करें, कंसेप्ट अच्छे कर लें और सबसे ज़्यादा आप न्यूमेरिकल पे ध्यान दें, तो ये आप इसके 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अन्यथा ये सबसे टफ पोर्शन जो है पूरे मेंस एग्जामिनेशन का वो फिजिक्स है। इसके बाद केमिस्ट्री की बात की जाए तो केमिस्ट्री का लेवल जो था वो मीडियम था। इसमें क्रियाएं पूछी गई थी कि अगर दो चीज़ों को मिलाते हैं तो तीसरी चीज़ क्या बनती है, काफ़ी कुछ भी पूछ, और सल क्वेश्चन भी थे कि इस पे किस चीज़ की परत चढ़ाई जाती है, कुछ केसों के संबंधी क्वेश्चन भी थे। तो ये लेवल इनका मीडियम था। और इसके लिए आप ल्यूसेंट की एक साइंस की बुक आती है उसका यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप अगर कंसेप्ट आपको अच्छे करने हैं तो आप 6वीं से लेकर 10वीं तक की एनसीईआरटी जो साइंस की होती है उसको आप पढ़ सकते हैं, वो भी काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए। इसके बाद बायोलॉजी की बात की जाए तो बायोलॉजी मीडियम से थोड़ी सी ज़्यादा थी। बायोलॉजी से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। और बायोलॉजी के लिए आप ल्यूसेंट की साइंस का यूज़ कर सकते हैं और 6 से लेकर 10 तक की जो एनसीईआरटी है उसके जो बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं उसको आप यूज कर सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और वैसे ल्यूसेंट साइंस इसके लिए मोर देन इनफ है, तो आप इसको अगर याद कर सकें तो याद कर लें। इसके बाद कंप्यूटर की बात की जाए तो कंप्यूटर तो सबसे सिंपल पोर्शन कंप्यूटर ही था। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है। इसके साथ ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें एक ट्रेंड था वो था टेक्नोलॉजी बेस्ड। वेब ब्राउज़र क्या होता है, सर्च इंजन क्या होता है, इसमें से कौन सा वेब ब्राउज़र है, कौन सा सर्च इंजन है, कौन सा एंटीवायरस है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं उसके लिए आप विशेष ध्यान देना पड़ेगा। आप जो मोबाइल यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो उसके जो वर्डिंग्स हैं वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। और इसके लिए बुक बहुत ही अच्छी है, घटना चक्र की एक बुक आती है कंप्यूटर की, बहुत पतली सी, उसमें इनने टेक्नोलॉजी पर बहुत खासा ध्यान दिया है। और अगर आपके इसके अलावा आप कोई बुक पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वैसे घटना चक्र की बुक काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा पर्यावरण की बात की जाए तो पर्यावरण भी बहुत सिंपल था। इससे 20 क्वेश्चन आए थे। इस वजह से क्वेश्चन का अगर देखो तो MABOD का फुल फॉर्म क्या है, MAB का फुल फॉर्म क्या है, मैन एंड वाइल्ड लाइफ, MAB का फुल फॉर्म भी पूछा था, CO का फुल फॉर्म पूछा, CO जो होती है वो कहाँ से पैदा होती है वो भी पूछा था। इसके अलावा Rio 20 का जो सम्मेलन था वो कहाँ हुआ, इस टाइप से जो बिल्कुल बहुत ही सिंपल बेसिक लेवल के हैं वो पूछा गया था। तो आप इसमें आसानी से नंबर गेन कर सकते हैं। और इसके लिए जो बुक थी इंग्लिश मीडियम के लिए शंकर IAS है, और हिंदी मीडियम वाले दृष्टि की एक बुक आती है दृष्टि कोचिंग, उसकी बुक भी बहुत अच्छी आती है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर परीक्षावाड़ी का भी यूज़ कर सकते हैं। परीक्षावाड़ी ऑनलाइन फैक्ट वाली एक बुक आती है और लगभग इसने हर पोर्शन को कवर किया है, तो आप इस बुक का यूज़ कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि सबसे ज़्यादा जो गेनिंग वाला है वो पेपर नंबर फर्स्ट है, और सेकंड में भी अगर आपको साइंस पे खासा ध्यान देना है, और इन्वायरमेंट तो सब पे बन ही जाता है। तो इस तरीके से आप इन परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। और आपको अगर कोई डाउट लगता है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं जितनी हेल्प होगी मैं आपकी करूँगा। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।